अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका और इसराइल ने 2 माह पहले ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया था, जिसमें पिछले माह 7 अप्रैल को पाकिस्तान की मौसर सिफारतदारी के नतीजे में आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई थी, जो अब तक जारी है। लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयानात और इकदामात सामने आ रहे हैं जिनसे जंग दोबारा शुरू होने के खतरात बढ़ गए हैं, क्योंकि सदर ट्रंप जंगबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी फौजी हुकाम से जंग के दोबारा आगाज पर ब्रीफिंग ले रहे हैं और अमेरिका की जानिब से पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों की तनसीब पर भी गौर किया जा रहा है। कल रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि जंगबंदी के खात्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद जरूरत पड़ भी सकती है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ईरान जोरी हथियार नहीं रख सकता और हम किसी भी तरह ईरान से जोरी मवाद लेकर रहेंगे। I mean, I don't know what someone is, because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. They want to make a deal badly. And we have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out. I don't know that we need it. We want to get the nuclear dust. It's way down there. You need excavators and everything to get it. But we want to get it. We'll take it one way or the other. We'll get it. We'll either get it or we'll take it. They'll either give it to us or we'll take it. We're really, I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. सदर ट्रंप कह रहे थे कि ईरान से तब तक मुआहिदा नहीं हो सकता जब तक ईरान जोरी हथियार रखने से बाज नहीं आता। इसके अलावा सदर ट्रंप 2 रोज पहले मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के जरिए मौसूल होने वाली उस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर चुके हैं, जिसमें ईरान ने यह कहा था कि पहले अपना हुर्मुज़ खोलने पर बात कर ली जाए और जोरी हथियारों के मामले को मौखर कर दिया जाए। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नजरसानी शुदा तजावीज़ अमेरिका के हवाले कर दी है। इस हवाले से ईरानी सरकारी मीडिया इरना ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजवीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी है और ईरान की जानिब से यह तजावीज़ जुमेरात को भेजी गई थी। अब देखना होगा कि ईरान की इन तजावीज़ पर अमरीकी सदर का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने मुज़ाकरात से वाकिफ ज़राए के हवाले से बताया है कि इस्लामाबाद में सालिसों का मानना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुनसिफाना मुआहिदा मुमकिन है और इसका इन्हिसार तेहरान के जवाब पर है। सालिस मुसलसल मुआहिदा करवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। CNN के मुताबिक अमरीकी सदर ने कल अपने बयान में कहा था कि उनके और कुछ दीगर अफराद के अलावा मुज़ाकरात की सूरत-ए-हाल के बारे में कोई नहीं जानता। इस बयान से यह इशारा मिलता है कि बज़ाहिर तातुल के बावजूद बातचीत आगे बढ़ रही है। CNN के मुताबिक अगर दोनों फरीकैन अमन की शराइत पर मुत्तफिक ना हो सके तो दोनों ममालिक दोबारा तसादुम की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। जबकि कल ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे कतई नज़र के सालिस कौन है, मुख्तसर वक्त में किसी नतीजे तक पहुँचने की तवक्को रखना हकीकत पसंदाना नहीं है। यानी एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि मुज़ाकरात के डीरेल होने के खदशात बढ़ गए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान फिर से जंग शुरू होने का खतरा पैदा हो चुका है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के रिपोर्टर बैरिक रेविट के मुताबिक सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने अमेरिकी सदर को 45 मिनट तक ईरान पर नए मुमकिन हमलों के ऑपरेशनल मंसूबे से मुतालिक ब्रीफ किया है। इस ब्रीफिंग पर अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने अपनी खबर में लिखा है कि अमेरिकी सदर को ईरान के खिलाफ हमले के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई है, जिसे अमेरिकी नशरियाती इदारे ने फाइनल ब्लो करार दिया है। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से मुमकिन हमलों के पेश नज़र इसराइल भी हाई अलर्ट पर है। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल और इसराइली न्यूज़ चैनल 12 के मुताबिक इसराइली हुकाम इस इम्कान के लिए तैयार हो रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते के आगाज़ में ही नाकाम हो सकते हैं। रिपोर्ट में हालिया दिनों में ब्रीफिंग लेने वाले वुज़रा के हवाले से कहा गया है कि उनके मुताबिक अमेरिका को मुमकिन तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अपनी दबाव की मुहिम को फौजी हमलों के जरिए मजीद तक़वियत देना पड़ सकती है, जिसमें ईरानी गैस और तवानाई की तनसीबात के साथ साथ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ फिर से मुमकिन फौजी कार्रवाई शुरू करने की खबरों के बाद ईरान की जानिब से भी भरपूर रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया गया है। कल यौम खलीज फारिस के मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी इन सलाहियतों को अपना कौमी असासा समझते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनी ने अपने बयान में कहा कि खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा।
तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं है। खलीज और आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों को ख़त्म किया जाएगा। जबकि ईरानी पाज़ारान इनक़ाद के कमांडर मजीद मौसवी ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया, चाहे वो महदूद ही क्यों ना हो, तो उसके नतीजे में अमरीकी मफादात और अड्डों पर तवील और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग के 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं और अब अमरीका के अंदर से इस जंग की टाइमलाइन, इसकी माशी कीमत और सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत को लेकर सवालात उठ रहे हैं। अहम बात यह कि अमेरिका में 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के तहत जंग के लिए अमेरिकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी दरकार होती है और कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग को या 2 माह में ख़त्म करना होता है या फिर उसमें मजीद तोसी के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। और ईरान अमेरिका जंग के खात्मे या इसमें तोसी के लिए कांग्रेस की मंजूरी की डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। लेकिन इस डेडलाइन के खात्मे से पहले ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान जंग के खात्मे के दावे किए जा रहे हैं या 3 हफ्ते से जारी जंग बंदी को बुनियाद बनाकर यह कहा जा रहा है कि वॉर पावर्स एक्ट का इतलाक इस सूरत-ए-हाल में नहीं हो सकता। अमरीकी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग में वॉर पावर्स एक्ट के तहत 60 दिन की आईनी मुद्दत एक बड़ा सियासी और कानूनी तनाज़ा बन गई है। इसके अलावा अमरीकी सेनेट के आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के 2 रोज़ा इजलास में अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ और सेंटकॉम के कमांडर डैन केन को जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी और जंग के अखराजात पर डेमोक्रेट्स के साथ साथ रिपब्लिकन की जानिब से भी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा है। पीट हेग्सेथ से 2 माह गुजरने के बाद जंग की कांग्रेस से मंजूरी पर सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि 3 हफ्ते पहले जंग बंदी हो चुकी है, इसलिए इस सूरत-ए-हाल में कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। जबकि जब उनसे ये सवाल हुआ कि इस जंग की एक आम अमरीकी को क्या कीमत अदा करनी पड़ी है, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया कि आप बताएं कि आप न्यूक्लियर ईरान के खतरे से बचने के लिए क्या कीमत अदा कर सकते हैं। Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that opportunity. I would simply ask you what you're playing gotcha questions about domestic things. I'm not. You're saying it's a gotcha question to ask what it's going to be in terms of the increased Why cost won't of you gas answer what and it costs to prevent Iran from getting a nuclear bomb? I give you that, sir. But let me. What would it cost? What would you pay to ensure Iran doesn't get a nuclear bomb? What would you pay? Let me give you this point. You're saying that your operation is preventing a nuclear Iran. Will you acknowledge that there is an economic cost to the American people for doing what you believe is necessary to make Iran denuclear? Will you acknowledge the economic cost? We have an incredible economic team that's managing this better than what the previous but administration did to our economy, what the previous administration did with inflation, what the previous administration did with COVID, and you're going to lecture this administration about the economy? You know what is upsetting? Incredible. You didn't even do the analysis on how much it's costing the American people. It's one thing if you said, okay, it costs the American people $5,000, but we think it's worth it. That's what we've done in World War II and other wars. Here's what it costs. You got to pay for it. You don't even know what the average American is paying. You don't know what we paid in terms of the missiles that hit the Iranian school. You don't know what we're paying in terms of gas. You don't know what we're paying in terms of food. Your 25 billion number is totally off. It's the incompetence. To Secretary Hegseth and General Kane, the War Powers Resolution specifies that a war initiated by a president without congressional approval must be concluded within 60 days. It can be extended by an additional 30 days. We're right at the 60-day deadline. Is the president intending to either seek congressional authorization for the war in Iran or send us the legally required certification that he needs an additional 30 days to remove U.S. forces from the war? We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. They're not in. Yeah. It's our understanding, just so you know. Okay, well, I do not believe the statute would support that. I think the 60 days runs maybe tomorrow, and it's going to pose a really important legal question for the administration. जबकि इसी मीटिंग के दौरान जब पीट हेग्सेथ से सवाल हुआ कि क्या सदर ट्रंप की ज़हनी सेहत ठीक है, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय सवाल उठाया कि डेमोक्रेट्स सदर बाइडेन की ज़हनी सेहत पर सवालात क्यों नहीं उठाते, हालांकि वो तो सही से बात भी नहीं कर सकते थे। Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president.
Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not. now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander in chief, who indeed is. Meeting Mr. with him Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not He's the the president. sharpest, most insightful commander in chief we've had in generations. And you want to compare? You want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak. अमरीकी कांग्रेस में सदर ट्रंप की ज़हनी सेहत, जंगी अखराजात और जंग की कांग्रेस से मंजूरी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आदिल साहब, जरा बताइएगा कि मामला आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि जो टॉक्स है उसका एक डायरेक्ट प्रोसेस था, अब इनडायरेक्टली टॉक्स हो रही हैं और प्रोसेस भी स्लो हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई कि ईरान ने अपना जो सेकंड प्रपोजल भी है पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को दे दिया है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जंग की तैयारियां भी हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मुसलसल ब्रीफिंग ले रहे हैं और अमेरिकी मीडिया भी ये कह रहा है कि हो सकता है एक फाइनल ब्लो की तरफ जाए, ईरान पर दोबारा हमला किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि दोबारा जंग के आसार ज्यादा है, या आपको लगता है कि जो स्लो इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ टॉक्स है वो एक ठीक सिमत में आगे बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें, जंग में तो कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, और खुसूसन जिस किस्म की इस वक्त दोनों फरीक हैं और जो पार्टीज़ हैं उसमें तो और भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। मेरी उम्मीद अभी भी यही होगी कि कोई ना कोई तरीका ऐसा निकल आए कि एक बार फिर जो फायरिंग है वो और जो गोलाबारी है वो ना हो ईरान में। मेरी उम्मीद ये है। तज्जिया जो है वो मैं ज़रा मोहतात हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यकीनन अमेरिका की तरफ से हमें इस किस्म की गुफ्तगू मिल रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो गुफ्तगू जो है वो सब्सटेंटिव है या वो इंडिकेटिव है। मतलब ये कि एक तरह से इस वक्त हर बयान जो है ना, हर खबर जो आप किसी भी अमेरिकन अखबार में पढ़ते हैं, या हर बयान या हर लीक जो है वो एक तरह से उस निगोशिएशन का हिस्सा है, उस पॉस्चरिंग का हिस्सा है, उस पुश पुल का हिस्सा है। सो क्लियरली अमेरिका, एक इसकी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है, अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान पे प्रेशर डाले कि यार बस मुझे आप कोई ऐसी चीज़ दो कि मैं हाँ कर सकूं, वरना मैं तैयार हूँ। ठीक है, वो एक और ईरान की तरफ से भी आपको वो आ रही है। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका आई होप ये भी सोच रहा होगा कि शुरू तो वो कर सकते हैं अगला राउंड, लेकिन क्या ख़त्म करना उन्हीं के हाथ में होगा। अगर वो करेंगे तो क्या व्हाट विल बी ईरान रिएक्शन अब आफ्टर 6 हफ्ते, इतने 6 से ज़्यादा हफ्ते हो गए, इसके बाद अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया है कि ईरान का रिएक्शन शायद वो ना हो जो वो समझते हैं कि सिर्फ अगर उन पर अटैक हो गया तो वो पीछे हट जाएंगे। सो आई थिंक दैट थॉट विल ऑल्सो बी इन देयर माइंड्स। लेकिन हतमी तौर पे इट इज़ नॉट एज इफ कि सिर्फ निगोशिएशन हो रही है, लेकिन आई स्टिल इंसिस्ट कि जो कुछ और हो रहा है ना वो इस निगोशिएशन का हिस्सा है। वो अमेरिका की तरफ से मैसेजिंग है, जब ईरान के जो हैं वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करते हैं, रूस पहुंच जाते हैं, कतर पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं, वो भी उस मैसेजिंग का हिस्सा है। जो भी उर्मूज़ में हो रहा है वो भी उस मैसेजिंग का हिस्सा है। एक तरह से अमेरिका से आप जब खबरें पढ़ते हैं ना अमेरिकन एजेंसीज वगैरह की, तो उसमें होता है कि जनाब जिस तरह ईरान जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है अपने तेल की फ़रोख्त के बारे में। ईरान की तरफ से आप जब सुनते हैं तो आपको एक बॉम्बास नज़र आता है कि यार नहीं 3 हफ्ते नहीं, तुम 3 महीने लगा लो, हमारे पास हैं ऐसे ज़रिए, तुम्हें सिर्फ नहीं पता। सो दोनों की तरफ से हमें एक चेस्ट बीटिंग नज़र आ रही है, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि ये सारी जो चीज़ें हैं, रीज़न आखिरी रीज़न इसलिए मैं होपफुल हूँ, होपफुल का मतलब जो है वो सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, सिर्फ होप है, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जो फंडामेंटल रियलिटी है वो नहीं चेंज हुई। फंडामेंटल रियलिटी यह है कि दोनों की ख्वाहिश यही है कि किसी तरह इससे कोई ऑफ रैंप लिया जाए, लेकिन ऐसा कि उनकी जो प्रेस्टीज है वो भी बरकरार है। जी, लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका का जो दावा है कि जो नेवल ब्लॉकेड उन्होंने किया हुआ है उससे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ईरान अपना ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रोडक्शन उनको बंद करनी पड़ी है बार बार, क्योंकि जो ऑयल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर सप्लाई नहीं कर सकेंगे तो स्टोर कहाँ पे करेंगे। तो आपको लगता है कि ये वाकई इतना बड़ा इशू है ईरान के लिए जिसकी वजह से वो डेस्परेट होकर फौरी तौर पर डील करना चाहें? आई थिंक अमेरिका का बयान तो यही है, अमेरिकन आपकी एजेंसीज है, लेकिन अगर आप देखें कि उसका जवाब ईरान से क्या आ रहा है, वो हंस के कहते हैं यार नहीं 3 हफ्ते नहीं, तुम 3 महीने लगा लो, हमारे तो तेल के कुएं जो हैं वो अभी भी बाकायदा चल रहे।
एंड अब वो कहाँ तेल जा रहा है, सो इट इज़, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस वक्त फॉग ऑफ वॉर में हर बयान जो है वो बयान है, वो उस नेगोशिएशन का हिस्सा है। इट इज़ नॉट क्लियर टू मी, मैं सिर्फ एम्पिरिकली बात कर रहा हूँ कि ये जो हुर्मुज का क्लोज अप है, जो 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 ब्लॉकेड है अमेरिका की तरफ से, क्या वो 100% इफेक्टिव है? क्या देखिए ना, ईरान एक बड़ा मुल्क है, उसके कई लैंड बॉर्डर्स भी हैं। सो अभी तक हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि एज इफ ईरान स्टैंड स्टिल पे आ गया। और एक और भी चीज़ है यार कि देखें, आप कितने अरसे से ऐसा कवर कर रहे हैं, ईरान के पास जो एक और एडवांटेज आ गई है ना, वो ये है कि वो इतने अरसे से तबाही और की हालत में है, उसके लोग जो हैं वो इतने अरसे से मुश्किलों की हालत में, कि उनकी जो बर्दाश्त की कुव्वत है ना मुश्किल की, वो एक तरह से बढ़ गई है। उन्होंने मैकेनिज्म बना लिए हैं। देखिए ना, आप अगर अभी ब्लॉकेड के अलावा भी सोचें तो ये एक ऐसा मुल्क है जो आप सालों से नहीं दहाइयों से किसी ना किसी किस्म की सैंक्शन में है, तो कहते हैं तो आप अपने दूसरे तरीके भी निकाल लेते हैं। बट क्लियरली अमेरिका का प्रेशर ये है कि देखो हम अव्वल तो तुम्हें भी इकोनॉमिक ग्रीवेंस वो दे रहे हैं, जो जाहिर है होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 100% होगी, लेकिन क्या वो उस लेवल की है कि ईरान जो है वो उठा करके गिर जाएगा? इट इज़ नॉट श्योर येट। और अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब हम तो फिर ऐसा कोई हमला करेंगे, और देखिए ना, जब खबर आती है कि वो सेंटकॉम वाले ने उनको प्रेजेंटेशन दी है कि हमारे पास क्या मिलिट्री ऑप्शंस हैं जी, तो वो खबर आपके पास इसलिए नहीं आई कि कहीं से लीक हो गई है, वो शायद इसलिए आई है कि किसी ने लीक कर दी है। कोई चाहता है कि वो अगले को बता दे कि हम ये कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं। एक छोटी सी थोड़ी सी मज़ाहिया साहब कह लें या वटेवर बात, अमेरिका में अब गुफ्तगू ये है कि डोनाल्ड साहब के जो बड़े साहबजादे हैं, उनकी जो नई शादी होनी है उसकी डेट मुलतवी हो रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यार ये ईरान की जंग ख़त्म हो जाए ताकि लोग यहाँ ये ना कहें कि तुम रंगरलियाँ मिला रहे थे। सो इस किस्म की बातें भी हैं, बट व्हाट आई एम मीनिंग बाय दैट इज कि आई स्टिल बिलीव कि दोनों का इंटरेस्ट है ऑफ रैंप। आई स्टिल बिलीव कि एक पार्टी है जिसका इंटरेस्ट है किसी तरह रोकना, और वो भी पुश कर रहा होगा अमेरिका को, मेरा मुराद है इजराइल। सो आई वुड स्टिल बी होपफुल बट कॉशियसली होपफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आदिल मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और अहम मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनके जेर इंतजाम सीडीए ने इस्लामाबाद को लैंड माफिया और इंक्रोचमेंट से आज़ाद करवाने का ऐलान कर रखा है, और इस ऐलान के नतीजे में सीडीए की जानिब से दारुल हुकूमत में कार्रवाइयां जारी हैं। पिछले कुछ रोज के दौरान इन्हीं कार्रवाइयों में इस्लामाबाद के कदीम इलाके बरी इमाम समेत मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए सीडीए ऑपरेशन के मनाजिर सामने आए, जिसके बाद अब सीडीए ने इस्लामाबाद के अहम और हसास तरीन रेड जोन में उस इमारत की तरफ रुख कर लिया है जो पिछले तकरीबन 20 सालों से तनाज़े का शिकार रही है। बात हो रही है शायर दस्तूर पर कायम 2 टावर्स पर मबनी एक इमारत 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की, जिसके अपार्टमेंट्स के खरीदार कोई आम शहरी नहीं है, बल्कि साबिक वजीर आजम समेत साबिक जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और कई सियासतदान हैं। माजी में कभी इस इमारत की ज़मीन की कीमत को लेकर सवाल उठे, कभी इन टावर्स की तामीर पर बेज़ाब्तगियाँ सामने आई, कभी यह मामला पेश आया कि डेवलपर ने ज़मीन तो हासिल कर ली है मगर अभी तक रकम अदा नहीं की। कभी यह मसला भी सामने आया कि ज़मीन पर बनना तो 5 स्टार होटल था, मगर डेवलपर ने इसे रिहायशी अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया, जिस पर सीडीए की जानिब से इस इमारत की लीज की मनसूखी का मामला कई बार मुख्तलिफ अदालतों की जीनत बना, जिस पर कभी सीडीए तो कभी निजी डेवलपर्स को रिलीफ मिला। मगर आज 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद भी इस्लामाबाद के अहम तरीन इलाके में तामीर इन 2 टावर्स के मुस्तकबिल का कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है, बल्कि कल देर रात इन टावर्स में कायम रिहायशी अपार्टमेंट्स पर इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरह कार्रवाई की, दरवाजे तोड़े, अपार्टमेंट्स के रिहायशियों में खौफ की फिजा पैदा की, इससे ये पूरा मामला एक बार फिर मीडिया की जीनत बन चुका है। अहम बात यह कि कल कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कल ही अपार्टमेंट के रिहायशियों और निजी डेवलपर बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करते हुए सीडीए का फैसला बरकरार रखा था, और अपने फैसले में लिखा था कि दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। यानी अभी सीडीए या इस्लामाबाद पुलिस के पास अदालत का तफसीली तहरीरी फैसला भी नहीं आया था, मगर इसके बावजूद ऑर्डर के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस सीडीए इंतजामिया के हमरा कल रात गए 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू खाली करवाने पहुंच गई। जियो न्यूज़ के साफी अयाज अकबर यूसुफजई के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने रिहायशियों को बिल्डिंग खाली करने के लिए हफ्ते की रात 12 बजे तक की डेडलाइन देते हुए कहा कि रिहायशी अपार्टमेंट से अपना सामान उठा लें, शाम 6 बजे बिजली काट दी जाएगी, जबकि रिहायशियों ने
शिकवा किया कि पुलिस ने बगैर वजह कार्रवाई की, पुलिस की जानिब से कोई अदालती ऑर्डर भी नहीं दिखाया गया। ये है वो मनाजिर जिसने एक बार फिर 2 दहाइयों पुराने तनाज़े को जिंदा और इन अपार्टमेंट्स के मालकान और रिहायशियों को मुश्किल में डाल दिया है। मगर कल रात सीडीए के इस ऑपरेशन और इस ऑपरेशन पर उठने वाले सवालात के बाद आज शाम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस देकर हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया को कार्रवाई से रोक दिया है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अयाज अकबर के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस के एलामिये में कहा गया है कि वजीर आजम ने इस मामले पर कमेटी कायम की है, जिसकी सरबराही वजीर कानून आजम नज़ीर तारर करेंगे। कमेटी 1 हफ्ते में मामले का जायजा लेकर रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। वजीर आजम के इस एक्शन के बाद सवाल यह है कि क्या सीडीए ने इस कार्रवाई से पहले वजीर आजम को लाइम रखा था या ये एक्शन वजीर आजम के इल्म में होते हुए लिया गया था, मगर ऑपरेशन के बाद वजीर आजम को गलती का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने अब सीडीए को कार्रवाई से रोक दिया है। क्योंकि इस पूरे मामले में 3 बातें बहुत अहम है। पहला ये कि पुलिस ने जिस तरह रात के अंधेरे में कार्रवाई की, क्या यह तरीका दुरुस्त था? अगर अदालत का ऑर्डर कल ही सामने आया था तो क्या लोगों को नोटिस देकर घर खाली कराने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? फौरी एक्शन और कुछ ही घंटों की डेडलाइन देकर खौफ का माहौल क्यों पैदा किया गया? दूसरा ये कि सीडीए जिसके अफसरान खुद इस तनाज़े से जुड़े हर मामले में मुलविस रहे, चाहे होटल की तामीर के लिए ज़मीन की फरोख्त हो या फिर बाद में होटल की जगह अपार्टमेंट्स की तामीर का मामला हो, सीडीए तो हर चीज़ में मुलविस रहा है। खासतौर पर जब इस इमारत पर अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त के इश्तहारात दिए जा रहे थे, तब भी सीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर अब इस इमारत की मिल्कियत सीडीए ही को कैसे दी जा सकती है? और तीसरा ये कि अगर रकम की अदायगी में डिफ़ॉल्ट बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड नामी निजी डेवलपर ने किया है और नाअहली या कोताहियाँ सीडीए की हैं, तो इसमें फ्लैट मालकान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाएगा या वो अपनी सरमायाकारी से हाथ धो देंगे? अहम बात यह कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदात सरफराज डोगर की अदालत में कल सीडीए हुकाम ने लीज मनसूखी का दिफा करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जिस कंपनी ने ये इमारत तामीर की वो कंपनी डिफ़ॉल्टर है। इस कंपनी ने 21 साल से प्लॉट की कीमत अदा नहीं की है। कंपनी के डिफ़ॉल्टर होने की वजह से लीज को मनसूख किया गया है। जबकि अहम बात यह है कि पिछले 20 सालों में ये पहली बार नहीं है कि डिफ़ॉल्ट की वजह से इमारत की लीज मनसूख की गई हो, बल्कि मुतअद्दिद बार कभी डिफ़ॉल्ट की तो कभी इमारत को मकासद से हट कर इस्तेमाल करने पर मामला अदालत में जाता रहा है। 2005 में ऑक्शन के जरिए 5 स्टार होटल की तामीर के लिए 13.5 एकड़ ज़मीन की सिर्फ 4.8 अरब रुपए में फ़रोख्त करने का मामला सामने आया था। उस वक्त की काबीना ने डेवलपर को 7 साल की किस्तों में रकम की अदायगी की सहूलत भी दी थी, मगर इंतहाई कम कीमत में ज़मीन हासिल करने और किस्तों में अदायगी की सहूलत के बावजूद डेवलपर ने अगले 10 साल भी रकम की अदायगी नहीं की। और फिर 2012 में डेवलपर ने इस ज़मीन को 5 स्टार होटल की तामीर के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इस इमारत को अपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया, यानी ग्रैंड हायट होटल को तब्दील कर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बना दिया गया, जिसके बाद सीडीए ने जुलाई 2016 में इमारत की लीज मनसूख कर दी और मामला अदालत पहुंच गया। और फिर मार्च 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लीज मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें तो मुस्तरद कर दी, मगर सीडीए, हुकूमत और निजी डेवलपर तीनों को कवानीन के खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने फैसले में लिखा कि इस ज़मीन पर होटल के बजाय फ्लैट्स की तामीर गैर कानूनी है। कई बेवाएं, रिटायर्ड अफसरान और गैर मुल्कियों समेत 240 मालकान को धोखा दिया गया है और ऐसा बिल्कुल ना होता अगर वफाकी हुकूमत और सीडीए इस मामले में नाअहल या कंप्लिसिट ना होते। इसलिए अब यह हुकूमत और सीडीए की जिम्मेदारी है कि अपार्टमेंट्स खरीदने वालों को माली तौर पर कॉम्पनसेट किया जाए। जिसके बाद डेवलपर ने इस्लामाबाद के डिविजनल बेंच से रुजू किया, मगर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत ने भी 2018 में अपने फैसले में सीडीए का लीज मनसूखी का फैसला तो बरकरार रखा, मगर अहम बात यह कि उन्होंने अपने फैसले में मालकान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय लिखा कि सब लेसीज सिंक और सेल विद द एपेलेंट, यानी डेवलपर के साथ अपार्टमेंट खरीदने वाले मालकान भी डूबेंगे। मगर इसके अगले ही साल जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने रिटायरमेंट से सिर्फ 1 हफ्ते पहले इमारत की लीज दोबारा बहाल कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन, जो माजी में निजी डेवलपर के वकील भी रहे, वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड को अगले 8 सालों में 17.5 अरब रुपए की अदायगी का हुक्म दिया था, मगर इसके बावजूद डेवलपर ने ये अदायगियां नहीं की और अभी तक सिर्फ 2.9 अरब रुपए खजाने में जमा कराए गए हैं। जबकि जुलाई 2022 में डेवलपर ने अपने एक खत में आगाह किया कि वो रकम की अदायगी नहीं कर सकता, जिसके बाद सीडीए और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक के बेंच ने इमारत की लीज दोबारा मंसूख करने का फैसला सुनाकर इमारत को सीडीए के कंट्रोल में दे दिया। और अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज मंसूखी के खिलाफ अपार्टमेंट्स के रहायशियों की दायर दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी है।
आज वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इमारत पर इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई का दिफा करते हुए बताया कि इमारत के रिहायशियों को 2023 से नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस एक्शन में किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं की गई। 2023 में दोबारा एक दफा सीडीए ने लीज टर्मिनेट करके इसका पोजेशन ले लिया। जो बार बार रात से लोग कह रहे हैं कि कब्जा ले लिया, कब्जा किया जा रहा, रात के अंधेरे में कब्जा लिया नहीं जा रहा, कब्जा पहले से मौजूद है। सीडीए का पोजेशन मार्च 2023 से इस बिल्डिंग का सीडीए के पास है। मैं आपको कुछ चीजें पेश कर रहा हूं। ये 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, ये उन पर नोटिस चस्पा हैं, ये आपको भी दे दिए जाएंगे। ये सीडीए का वो नोटिस है जो कि अखबार इश्तिहार भी दिया गया 2023 में, जो कि हर इस बिल्डिंग के हर शीशे पे, काउंटर पे इसके रहने वालों को नोटिस दिए जा चुके हैं। सबको पता है तो इसीलिए तो ये बिल्डिंग खाली है। 253 अपार्टमेंट्स गैर कानूनी तौर पे जो बनाए गए, उसमें से 184 बिल्कुल खाली हैं। 69 ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो फुली या पार्शली ऑक्युपाइड थे। किसी की प्राइवेसी को हर्ट नहीं किया गया। ये नोटिस इन लोगों के पास 2023 से हैं। अगर किसी ने खरीदा या बेचा या किराए पे लिया तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है। तलाल चौधरी कह रहे थे कि 2023 से इस इमारत का कब्जा सीडीए के पास है। 2023 से रिहायशियों को नोटिस दिए जा रहे थे, मगर अहम बात यह कि पिछले कई अरसे से यह मामला अदालत में था और अदालत का फैसला कल ही सामने आया है। और होना तो ये चाहिए था कि इस फैसले के बाद सीडीए रिहायशियों को नोटिस देकर इमारत खाली करवा सकता था, मगर फौरी कार्रवाई करके खौफ का माहौल बनाया गया। और हुकूमत की ये कार्रवाई आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किल का बायस बन सकती है, क्योंकि हुकूमत अगर इस्लामाबाद में कच्ची आबादियां हटाकर नई इमारतें खड़ी करना चाहती है तो इस कार्रवाई के बाद सरकारी इदारों पर एतमाद कौन करेगा और कौन सरमायाकारी के लिए तैयार होगा। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार उमर चीमा ने। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैसे तो 20 साल पुराना तनाज़ा है, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि कल पुलिस ने कार्रवाई की, यहाँ पे नोटिस दिए कि घर खाली किए जाए, यानी खौफ का माहौल पैदा किया। लेकिन आज वजीर आजम कह रहे हैं कि कमेटी बना दी है और इंतजामिया को कार्रवाई से रोक दिया है। ये क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? शहजाद, मेरे ख्याल इसको देखने के दो एंगल हैं। एक तो ये कि जब इन्होंने किया और जो एक पुलिस का जो रोल होता है, ये इन्होंने ये समझा कि हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि पुलिस उधर चली जाएगी और वैसे लोग निकलेंगे नहीं। तो जब पुलिस उस जगह का मुहासरा करेगी तो एक बड़ा क्लियर मैसेज चले जाएगा कि हमारे पास कोई इधर मजीद इंतजार करने की हमारे पास लग्जरी नहीं है। इसका दूसरा एंगल ये है कि चूंकि पुलिस वाले कोई इस तरह की हाई हैंडेडनेस किसी और जगह पर करें तो शायद वो इतनी आवाज दूर तक नहीं जाती या इतनी ऊपर तक नहीं जाती। तो इधर जो लोग रह रहे थे वो कोई आम लोग थे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि किसी के कोई हराम के पैसों का माल था। इनके लोगों ने, मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि कई लोग जो है उन्होंने एक बड़ी हार्ड अर्न्ड मनी थी कि उन्होंने इधर अपने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, लेकिन वो इतने मौसर थे कि उनकी आवाज जो है वो ताकत के अवानों में जाती थी और इस पे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक एक्शन भी लिया। कई लोग जो हैं वो जो वजीर दाखिला है उनको मुर्तद इल्जाम ठहरा रहे होते हैं, उस हवाले से कई थ्योरीज जो है वो सर्कुलेट कर रही होती हैं। तो खैर ये है कि ओवरऑल ये बड़ा एक मैसी किस्म की हैंडलिंग है। और ये जो जगह है ये बजाते खुद हमारे जो एक पावर कॉरिडोर्स हैं या जो हमारी एक अदालती निज़ाम है या हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, ये उन सब के खिलाफ एक चार्जशीट है कि किस तरह से कि आपने इतनी देर से, यानी कि एक बिल्डिंग है कि जिसको बनते हुए 21 साल हो गए हैं, यानी कि ये 2005 से ये मामला शुरू हुआ और अभी तक ये मामला तय नहीं पा रहा। और जो बंदा इसको बनाने वाला है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, यानी कि वो कभी एक अदालत से उसको रिलीफ मिल जाता है, कभी दूसरी अदालत से मिल जाता है। सीडीए वाले जो हैं वो इतनी देर सोए रहते हैं, फिर अचानक उठते हैं। उस दौरान लोगों ने अपनी कोई इधर कोई इन्वेस्टमेंट की होती है, फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल ये एक बड़ा ना एक हौज पौज सा है। और इससे हमें जो इनके कच्ची आबादी वाले हैं कि उनको तो वो तो बेचारे किसी कैटेगरी में नहीं आते। जो पिछले दिनों उन्होंने लोगों को उठाया गया है कि उधर हमने एक मैनहट्टन टाइप बनाना है कि आपने खुशहाली के नए हिरन मनार बना रहे हैं और लोगों को उठा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं।
तो ये और बड़ा वो सर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने की, जो तरीकेकार है वो बड़ा मैसी है। जैसे मिसाल के तौर पे कल अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया भी था तो ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट या सीडीए जाती वहां पे बता देती कि आपके पास 2 दिन है, 3 दिन है और आप इस जगह को खाली कर दें। लेकिन वो एक खौफ का माहौल पैदा करना कि जैसे नदीम हक साहब जो कि फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, उन्होंने लिखा कि तकरीबन 40-50 वर्दी वाले असले के साथ मेरे घर पर आए और बड़ा एक उनका रूड बिहेवियर था। मतलब ये तो खौफ का माहौल आप पैदा कर रहे हैं ना। अगर कोर्ट ऑर्डर है उसको एक सिविल तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। आप शहजाद बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया ना कि इसका मकसद ही उनका ये था कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करना। अब दूसरा इसका एंगल ये है कि भाई इससे यानी कि आप जरा उसकी लोकेशन देखें कि कोई भी बंदा जो इधर इन्वेस्टमेंट करने वाला उसका ये ख्याल है जी कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 का एरिया है और इधर कोई बिल्डिंग है, इसमें कोई क्या यानी कि उसको कौन डिमोलिश करेगा। और फिर ये है कि इधर जो है कई जो लोग हैं जो देखने वाले हैं, इसके जो एक इम्पैक्ट है आपका ओवरऑल पूरी दुनिया में भी जाता है कि ओवरऑल जो एक इन्वेस्टमेंट है यानी कि हमने हमारे यहाँ अगर कोई रिकॉर्डिंग पे चीज होती है उसको अदालत क्या फैसला कर दिया और कितनी कितनी देर बाद कर देती है। ये वाला जो मामला है यानी कि कोई ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई इससे गवर्नमेंट की गुडविल में इजाफा हुआ है। इस चीज को बड़ा स्मार्टली हैंडल किया जा सकता था और इसमें इन्हीं लोगों के बारे में जिस तरह आपने नदीम हक साहब की बात की है, इन्हीं लोगों के बारे में अदालत ये भी कह चुकी है कि जो थर्ड पार्टी के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन बस यही है कि इनकी आपस में ऐसी टसल चल रही है, ऐसी स्ट्रगल चल रही है कि उसमें जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग हैं जो जिन्होंने उधर कोई बाइंग की है वो इस सारे अमल में वो अच्छा चीमा साहब, इसमें एक मामला तो हमने देखा था कि 2018 में 17 में हाई कोर्ट के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मौजूद थे और उन्होंने सीडीए के मौके को सपोर्ट किया था। फिर 2019 में हमने देखा जब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे कि इसको रेगुलराइज करा दिया था और 17.5 अरब रुपए जो है जो इस जो बिल्डर थे बीएनपी उनको अदा करने का कहा था और उन्होंने अदा नहीं किए। और चूंकि अदा नहीं किए तो इसलिए ये मामला दोबारा सीडीए के पास गया और सीडीए ने इसको कैंसिल कर दिया। तो आज जो तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हमें इस इलाके में एक 5 स्टार होटल की जरूरत है, वो जरूरत तो पूरी ना होती अगर वो 17.5 अरब पे कर दिए जाते तो फिर तो मामला क्लियर ही हो जाता ना। फिर जिसके अपार्टमेंट्स जिसने खरीदे थे उसकी मिल्कियत होती और आज ये मामला ही ना होता। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका एंगल ये भी है ना कि उसने उसी बंदे ने इन मालिकान से तकरीबन मेरे ख्याल कोई 8-10 अरब रुपया अभी तक ले चुका है। जो उसने सीडीए को दिया है मेरे ख्याल मुश्किल से उसने 2.5 अरब दिया है। जो उसने पहले 2005-6 में जो उसने पहली किस्त जमा कराई थी वो को 80 करोड़ की थी। उसके बाद आप इमेजिन करें कि उसने 2022 में आके तकरीबन 1 अरब और 70 करोड़ रुपया जमा कराया, यानी कि ओवरऑल तकरीबन ये 2.5 बिलियन बनता है। ठीक है, वो बंदा यानी कि उसका चूंकि असर और सुख था और यानी कि वो एक जो एक बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ उसका ताल्लुक था, तो इसीलिए ये मामला लेट होते गए। अभी भी अगर वो मेरे ख्याल अगर राइट साइड पे होता तो शायद ये चीजें जो है ये फर्दर डिले हो रही होती। तो ये बड़ा अजीब सा मामला चल रहा है। यानी कि इसमें जो एक चीज है कि इधर पाकिस्तान में किसी के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आप बाइंग करें, आप देखें ना इस टाइम इस्लामाबाद है तकरीबन कुछ 100 के करीब ऐसी सोसाइटियां जो इलीगल हैं। ठीक है, तो उससे क्या मैसेज जाता है? वो यही जाता है जी कि अल्टीमेटली फाइन वगैरह दे के ये लीगलाइज हो जाएंगी। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग एक अपना कॉमन सेंस गैस यही लगाते हैं कि हमें ये जगह बाय कर लेनी चाहिए, ये कोई नहीं, इतने लोगों को कौन निकालेगा। और इसी मफरूजे पे इधर भी लोग जो है वो अपना सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे ये समझाइएगा कि अब अगर सीडीएस को इवेंचुअली टेक ओवर कर लेता है तो ऑब्वियसली सीडीए को ये बिल्डिंग मिल जाएगी जहां पे वो 5 स्टार होटल बनाए या जो भी कुछ करे। दूसरा, जो बिल्डिंग के जो बिल्डर्स थे उन्होंने भी रकम वसूल कर ली, जिन लोगों ने अपार्टमेंट खरीदे उन्होंने पैसे दिए होंगे उसको। लेकिन आज तलाल साहब ये फरमा रहे थे कि 2012 में जब इन्होंने इश्तिहार लगाया कि अब ये 5 स्टार लग्जरी होटल नहीं होगा और यहाँ पे हम अपार्टमेंट बेच रहे हैं, बहुत सारी जो मार्केटिंग एजेंसीज थी उन्होंने अपार्टमेंट यहाँ पे बेचे, इश्तिहारात हैं, खबरें छपी हुई हैं। और 2 साल तक तलाल साहब कह रहे हैं कि सीडीए उनको नोटिस भेजता रहा कि आप ये अपार्टमेंट नहीं बेच सकते, ये इस लीज की खिलाफ वर्जी है। ये कैसे मुमकिन है कि 2012 से 14 तक ये लोग अपार्टमेंट बेच रहे थे और सीडीए सिर्फ नोटिस दे रहा था? उस वक्त सीडीए ने सील क्यों नहीं किया, लीज कैंसिल क्यों नहीं की? और अगर अवामी सतह पे पब्लिक नोटिस दे देते कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है तो कोई खरीदता नहीं वहां पे अपार्टमेंट, क्योंकि वो बता देते कि ये होटल की जगह है, यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं बन सकते। सीडीए सिर्फ खतो किताबत करता रहा 2 साल तक और लोगों ने अपार्टमेंट खरीद लिया। आज वो जो ओनर्स होंगे, फ्लैट ओनर्स, वही फंसेंगे ना, उन्हीं की सरमायाकारी डूबेगी। ये आप 2012 की बात कर रहे हैं, इमेजिन करें कि उन्होंने एक्शन कितनी देर बाद लिया है। 2016 में जाके उन्होंने पहली दफा लीज कैंसिल की है। ठीक है,
और दूसरी बात यह है कि ये माजी में ऐसा भी हुआ कि कुछ मेंबर्स के खिलाफ भी एक्शन रिकमेंड हुआ कि उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि वो चीजें, इससे जो एक अवाम नास को मैसेज मिलता है वो यही मिलता है कि आपने किसी जगह पे बाइंग की है। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो वक्त पर किस्तें अदा नहीं करते, कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, बल्कि बाज का कास्ट जो एस्केलेट कर रही होती है तो जो बाकी लोग जो टाइमली पेमेंट कर रहे होते हैं उन्हें ही, यानी कि वो जो एक जुर्माना या एक्स्ट्रा प्राइस जो है वो भी साथ उन्हें भी पे करनी पड़ती है। तो यानी कि मेरा ख्याल है कि इसमें सीडीए अपने आप को बरी जिम्मा तो करार नहीं दे सकती, ना ही अदालतें इसमें अपने आप को बरी जिम्मा करार दे सकती हैं कि मामला को आप इतनी इतनी देर लटकाते जाएं और सिर्फ उन बायर्स पर बात डाल दें जी कि आपको पता नहीं था कि ये मामला अभी तक क्लियर नहीं हुए थे, हमें इसके बारे में कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है सीडीए का अपना रिकॉर्ड इस हवाले से कोई इतना अच्छा क्या नहीं है। उमर चिमा साहब, ये आयरनी नहीं है कि अगर सीडीए इसमें उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है? अब मैं आपको जरा पढ़ के बताऊं, जो अतर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनके पास ये मामला गया था तो उन्होंने ये लिखा था कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये तमाम लोग जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे वो इस ट्रैप में ना फंसते अगर फेडरल गवर्नमेंट और सीडीए नेग्लिजेंट ना होता या कंप्लिसिट ना होता। तो वो तो इस हद तक कह रहे हैं कि इसमें कंप्लिसिट भी था सीडीए और वफाकी हुकूमत। तो अब ये प्रॉपर्टी दोबारा सीडीए को दी जा रही है जिनकी गफलत की निशानदेही अदालतें कर चुकी है, ये आयरनी नहीं है? बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है, यानी कि वो यही है। यानी कि मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा जो चीज जिस पे मैं एजुकेट करता हूँ वो ये है कि इसमें जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि ओवरऑल गवर्नमेंट पे लोगों का एतमाद का फुकदान होगा, मजीद उसमें इजाफा होगा कि यार कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, इदारों की बात हो रही है कि वो भी इतने विम्सिकल है, उनके जो फैसले हैं उनके बारे में कोई बात आप यकीन से नहीं कह सकते, वो किसी टाइम उनकी इंटेंशन चेंज हो सकती है। तो इससे तो लोगों के अपने जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी जो हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में कच्ची आबादियां खाली करवाई जा रही है और वहां पे कहा जा रहा है कि पॉश इलाके, मैनहट्टन, शंघाई, ये सब कुछ बनेगा। अगर ऐसा होता है, किस में कॉन्फिडेंस होगा कि वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि कल को कोई और अदालत या सीडीए इदारा खुद ही जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले या जो है कोई रद्दो बदल कर दे कवानीन में, ये कॉन्फिडेंस कैसे रिस्टोर करेंगे फिर आप? कॉन्फिडेंस तो अपने एक्शन से रिस्टोर हो सकता है कि यानी कि लोगों को इस बात पर यकीन हो कि हमें जो बात किसी गवर्नमेंट के इदारे ने बताई है उसमें रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं है, और अगर होती है तो वो अपने जो फैसलों में तब्दीली है उसकी कास्ट वो अदारा पे करे, ना कि उनका कोई क्लाइंट पे करे। अगर वो नहीं होता तो गवर्नमेंट पर कौन एतबार करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।